very good evening to everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to complete our series 30 out of 30 days, and we are going to complete with the last chapter, that is disagreement of contract of our series. कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं टू डिस्चार्ज एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो 7 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होता है या अबाउट टू एंड होता है, हमें उसे ख़त्म करना होता है. तो क्या क्या तरीके होते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे हम उसे ख़त्म कर सकते हैं. तो सबसे पहला होता है एग्रीमेंट, यानी कि कुछ भी स्टार्टिंग में जब हमने कोई भी एग्रीमेंट बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पे जब हमने एग्रीमेंट बनाया होगा तो हमने वहीं पे तय किया होगा कि हाँ इतने टाइम के बाद या इस प्रोसेस पे हम इसको ख़त्म करेंगे. तो हम देखते हैं कि बाय द एग्रीमेंट क्या क्या तरीके होते हैं. तो सबसे पहला है नोवेशन. नोवेशन का मतलब होता है किसी भी नए तरीके से इनोवेट करना उसी को. तो यानी कि हमने जब एग्रीमेंट बनाया, हमने स्टार्टिंग में ये तय करा होगा कि हम इतने टाइम के बाद हम इस तरीके से इसको पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हम नए से एग्जिस्ट करेंगे या फिर इसको हम चेंज करेंगे विद द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसे हम नोवेशन कहते हैं कि हम अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं. उनके कुछ चेंजेस जो हैं वो हम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं तो हम उसे टाइम टू टाइम चेंज करते हैं बाय नोवेशन. इसमें चीज़ें सेम पार्टनर्स, सेम पार्टीज़ के बीच में होती हैं. बस चीज़ें क्या होती हैं कि जो टर्म्स हैं वो नहीं हो जाती है, बाकी टर्म जो पार्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं. बस जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो जाता है, टर्म्स कुछ चेंज हो जाती हैं. तो नेक्स्ट है रेसिशन. रेसिशन का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कैंसिलेशन आप कह सकते हैं किसी भी तरीके से हो सकता है बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट. इसका मतलब दोनों पार्टनर्स एग्री हैं टू कैंसिल आउट एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर भी दोनों पार्टनर्स अगर एग्री हैं कि ठीक है इस कॉन्ट्रैक्ट को आज यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, तो ये इससे भी हो सकता है. बाय द एग्रीव पार्टी, कोई एक पार्टी भी अगर एग्री करती है किसी भी चीज़ को लेके या कंसिडरेशन को लेके, एनी ऑफ द थिंग, अगर वो किसी भी चीज़ को लेके एग्री करती है तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर लिखनी है बाय द एग्रीमेंट. या एग्रीमेंट के थ्रू ही होगा. नेक्स्ट आता है बाय द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री. हमने यूनिट 1 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था. उस कॉन्ट्रैक्ट में हम बीच में ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं. तो ये यहाँ पर भी बता रहा है कि कोई भी कॉन्सेंट जो है वो फ्री नहीं होता किसी भी पार्टी की तरफ से. अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल आउट करते हैं, फ्रीली हम नहीं कर सकते, उसके बीच में हमें कुछ कंसिडरेशन पे आउट करना होता है फ्रॉम बोथ दी पार्टीज़. तो ये इसमें ही बता रहा है कि रेजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट होती हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय एग्रीव पार्टी एंड पार्टनर हु हैज़ द फ्री कंसेंट. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं बाय अल्टरनेशन. इसका मतलब होता है चेंज करना एक या उससे ज़्यादा कंडीशंस में. मतलब कि जैसे आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले ही डिज़ाइन कर लिया है, बट आपको उन चीज़ें बाद में टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो रही है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूजेबल लग रही है, पुरानी लग रही हैं. तो उस केस में कुछ भी ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है. तो ये बाय अल्टरनेशन होता है. उसके अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को एज पर दी कंडीशंस हम लोग उसे चेंज कर लेते हैं. उसको हम बाय अल्टरनेशन बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेप है दैट इज बाय रेमिशन. इसका मतलब होता है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इसका मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई भी पार्टी है, दो पार्टीज अगर कॉन्टैक्ट करिए, इसका चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई ए है और बी से उसने कहा कि भैया मैं तुम्हें 5,000 रुपये पे आउट करूंगा, बट इन द टाइम ऑफ कंसिडरेशन उसके पास 5,000 नहीं है. उसने कहा भैया 2,000 ले लो क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें 5,000 पे आउट कर सकूँ. तो दिस इज़ द कंडीशन जहाँ पे वो कंडीशन अपनी पुट ऑन कर रहा है कि भाई मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ मैं तुम्हें इतना अभी दे देता हूँ, 3,000 में तुम्हें बाद में पे आउट करूंगा. तो इस केस में यहाँ पे डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ की अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे कि वो लोग किस तरीके से रिलेट करते हैं, क्या रिलेशन वो लोग मेंटेन करते हैं. तो यही चीज़ें हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड करती है कि आप रेमिशन चाहते हैं यानी कि एक्सेप्टेंस चाहते हैं या फिर आप डिसएग्रीमेंट चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का. तो यही इसमें बताया गया है कि बाय रेमिशन एक सोल्यूशन होता है जिससे हम डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं.
parties are not agree, so we can go फिर with the disagreement of the contract, simple. नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है अकॉर्ड और सेटिस्फेक्शन, ये इसी से ही रिलेटेड है बाय रेमिशन से। इसका मतलब होता है अकॉर्ड का मतलब होता है जो मैंने अभी आपको बताया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहाँ पे यही है कि अगर आपको कोई भी पैसा 5,000 उसने मांगा था पर 5,000 नहीं दे पा रहा है, एटलीस्ट वो 2,000 एट द टाइम दे रहा है, तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट इज कम्प्लीटली फाइन, वी विल गेट आफ्टर द टाइम, बट अगर वो उतना दे रहा है तो उससे हमें ले लेना चाहिए कि आफ्टर द टाइम की डिसएग्रीमेंट ना हो कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से जो है वो फ्रेमिंग होती है। और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जो अकॉर्ड में उन लोगों ने करा है वो सेटिस्फाइड हैं दोनों पार्टीज उस चीज़ से या नहीं। तो अकॉर्ड के लिए ही सेटिस्फेक्शन वर्ड यहाँ पे यूज़ करा गया है कि जो भी उन्होंने कंसिडरेशन लिया है वो सेटिस्फेक्शन है बाय द बोथ पार्टीज, ये यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑनिंग टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इवेंट पर या फिर किसी हैपनिंग पर भी डिपेंड करती हैं कि हैपनिंग किस तरीके से हो रही है। अगर हैपनिंग अच्छी हो रही है, लाइबिलिटीज़ किसी एक पार्टी पर ज़्यादा नहीं जा रही है, तो उस केस में हम उस चीज़ को डिसएग्रीमेंट की तरफ नहीं लेकर जाते हैं। और अगर यस एक पार्टी की तरफ लाइबिलिटीज़ गो थ्रू होती जा रही है तो इस केस में भी कई बार क्या होता है डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो कई चीज़ें जो हैं वो हैपनिंग्स पर भी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आता है बाय वाइवर। इसका मतलब होता है जब दो पार्टीज इंटेंशनली ही चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती हैं बाय नॉन, वो चाहते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, वो इस चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, उसे हम बाय वाइवर बोलते हैं। जहाँ हम डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर दोनों पार्टीज जो है वो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए सेटिस्फाई नहीं होती हैं, इसको हम बाय वाइवर से हम डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना बोलते हैं। नेक्स्ट हम आता है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि ये तो था कि एग्रीमेंट में डिज़ाइनिंग थी, एग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होने की वजह से डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बट नेक्स्ट आता है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो असाइन हुआ था दो पार्टीज़ के बीच में वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बट आफ्टर द परफॉर्मेंस कुछ ऐसी दिक्कतें आई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिससे हमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उस केस में यहाँ पर बाय आफ्टर द परफॉर्मेंस चीज़ों को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है बट प्रॉब्लम्स इन द contracts which is not getting the point, so it is called the by performance of the contract, it is the disagreement of the contract somewhere. Next आता है by lapse of time. Time you can say कि टाइम पे कोई चीज़ ऐसी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा पार्ट था जो ऑन द टाइम नहीं था या बिटवीन द टाइम नहीं था, तो इस केस में भी क्या होता है डिसएग्रीमेंट हो जाता है कई बार कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कब होना पहले था पर वो बाद में हुआ, बिफोर द टाइम होना था, आफ्टर द टाइम वो चीज़ टाइमिंग जो है वो हट चुकी है लिमिटेड टाइम के अंदर, तो उस केस में भी ये डिसएग्रीमेंट ही होता है कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसे लॉ होते हैं, कुछ ऐसे हमें फॉलो करने होते हैं लॉ जो जिसकी वजह से भी डिसएग्रीमेंट होता है, टर्मिनेट होता है या डिस्चार्ज होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। लाइक मर्जर। मर्जर का मतलब होता है एक चीज़ों को जोड़ देना। जैसे कोई भी दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ए ने बी से कहा, हमने लीज चैप्टर पढ़ा था कि हम किराए पे कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं फॉर द यूज़, तो यहाँ पे ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारी जो है वो जो ज़मीन है वो मैं किराए पे ले रहा हूँ फॉर बिजनेस पर्पस। बट ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने क्या कहा कि चलो मुझे तुम्हारी ना ज़मीन पे मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं तुम्हारी ज़मीन को क्या करना चाहता हूँ, ख़रीदना चाहता हूँ परमानेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो उसके पास सिर्फ एक लीज पर एक किराए पर थी, पर अब क्या हो रहा है कि उसके पास पूरी की पूरी ऑनरशिप आ चुकी है ए के पास। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले तो उनका ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑन द लीज रेंट पर, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एकदम से चेंज हो गई चीज़ें और क्या हो गया कि उसके पास पूरी की पूरी ऑनरशिप आ चुकी है। पहले बी के पास ऑनरशिप थी, अब ए के पास वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि दो कॉन्ट्रैक्ट था वो मर्ज हो गया है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, अब बी के हाथों में कुछ भी नहीं है, उसने उसको पैसा दिया, उसने उसकी ज़मीन ले ली, बात खत्म। तो इसे हम मर्जर कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो मर्ज हो जाता है किसी चीज़ में और सामने वाले की जो ऑब्लिगेशंस है वो खत्म हो जाते हैं, उसको हम मर्जर कहते हैं। ये नेक्स्ट आता है डेथ। तो डेथ में क्या होता है कि कोई भी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, बहुत ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आता है बाय लॉस ऑफ द एविडेंस। कोई भी एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है या उसका कुछ भी लॉस होता है इन दी कंपनी और दो पार्टी उस पर एग्जिस्ट हैं कि हाँ चलो ठीक है भैया हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे डिसएग्री कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उस केस में भी डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लॉस की वजह से। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी, आप कह सकते हैं, दिवालिया घोषित हो जाती है। दिवालिया का मतलब होता है जब सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, इधर उसके पास
कहते हैं ना कि अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ गए एट द एंड ऑफ द सिचुएशन, तो उसको हम इंसॉल्वेंसी सिचुएशन कहते हैं। तो उस केस में भी हमें डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। नेक्स्ट आती है सिचुएशन बाय मटेरियल अल्टरनेशन। का मतलब होता है कोई भी चेंजिंग करना, कोई भी अल्टरनेट करना जिस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ था और उसमें आपको कोई चेंजिंग करनी है, इंटेंशनली आप चाहते हो कि हाँ वो चीज़ चेंज हो, तो आप वहाँ पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्रॉमिसी या प्रॉमिसर के द्वारा वो चेंज, और दोनों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ की उसके अंदर चेंज करने की। इट इज़ कॉल्ड मटेरियल अल्टरनेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द अपर टॉपिक्स, तो आप इसको ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करना। एट द एंड इसके आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस या कोई भी ऐसी हैपनिंग्स जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कोई अनसर्टेनिटी थी, एग्जिस्टिंग नहीं था, कभी भी हमने वो थिंकिंग ही नहीं करी थी, वो अगर वो वाली हैपनिंग्स होती है तो उसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जो कोई पॉसिबिलिटी हमने कभी सोची नहीं थी, जैसे कि किसी भी सामान को ख़राब हो जाना, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर होता है, आपने कॉन्टैक्ट किया कि हाँ भाई मैं तुम्हें ये सामान कल तक दे दूंगा, और बीच में क्या हुआ, रात में वो सामान ख़राब हो गया, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबिलिटी, हमने ये चीज़ सोची नहीं थी, कोई थिंकिंग नहीं थी, बट ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी एक रीज़न होता है डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जिससे हमने कभी कुछ कोई चीज़ सोची नहीं थी बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग हियर। तो इस केस में भी क्या होता है, डिसएग्रीमेंट ऑब्वियसली एट द एंड क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट ही होता है दो पार्टीज़ के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड दी सुपर इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पर एक कोटेशन आ रही है, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज अवॉइड, यानी कि कोई भी अगर इम्पॉसिबल थिंग होती है, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा होता है, कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल होने वाली थी, तो वो वॉइड मानी जाती है, यानी कि वो अनलॉफुल मानी जाती है। इस केस में आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया था, इसका रीज़न एक होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिससे हम कॉन्टैक्ट करने वाले थे, जो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड था, वो ख़राब हो जाता है, तो उस केस में भी ये कॉन्टैक्ट जो है वो डिसएग्री हो जाता है, वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट आता है बाय द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस। का मतलब होता है वो स्टेट, कोई भी अगर हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उसके बीच में ऐसा एक स्टेट आ जाता है जो नेसेसरी, जो होना ही कभी नहीं होता है, वो अगर चीज़ें परफॉर्मिंग हो जाती है तो उस केस में भी ये डिसएग्रीमेंट या फिर वॉइड माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है बहुत अच्छा, कि ए और बी ने कहा था कि चलो हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। उनका एक कॉन्टैक्ट हुआ था, ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, और शादी चीज़ें, जो शादी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो लॉफुल चीज़ें होती हैं, आप इस चीज़ को याद रखना। तो ये लॉफुल भी था, बट बिफोर द मैरिज ए जो है वो पागल हो गया, तो इस केस में क्या हुआ भाई, वो उससे शादी नहीं कर सकते अब, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। कभी भी निश्चित नहीं था, कुछ भी इन बिटवीन ये चीज़ें हैपनिंग हो गई हैं, तो इस केस में वॉइड या फिर डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है डेथ और प्रपोजल इन कैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था कि अगर डेथ हो जाती है या फिर कोई भी इनकैपेसिटी हो जाती है, अनसाउंड माइंड पीपल है, दिस इज कॉल्ड द डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी डेथ करे हुए पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना करोगे। नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ लॉ। जैसा कि हमें पता है कि आजकल बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं लॉ में, टेक्नोलॉजीज़ में, तो बहुत जल्दी जल्दी बिकॉज ऑफ चेंजिंग बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी सर्टेन लॉ के अंदर हमने ये चीज़ें मानी थी कि हाँ इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ करने वाले हैं, बट अचानक से वो लॉ चेंज हो जाता है। तो कई बार ये रीज़न भी होता है डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, कि हाँ हमने तो इस लॉ पे ये चीज़ें, इस कानून पे हमने चीज़ें तय करी थी, पर ये कानून तो अब ये हो गया, बदल गया, तो वो हमारे पे सुटेबिलिटी नहीं होती है, तो कई बार एग्रीमेंट के जो है वो डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एक लास्ट रीज़न होता है, दैट इज़ आउटब्रेक ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है आपके किसी भी कंट्री से कोई वॉर चल रही है, उस केस में भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। मैंने जैसे आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि कभी भी एलियन एनिमी से, जिससे हमारी ऑलरेडी कोई दुश्मनी चल रही है, किसी भी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, तो वो अनलॉफुल माना जाता है अगर आप उस कंट्री के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट करते हो, उस फॉरेन पार्ट्स के साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये पाँचों टॉपिक्स थे, ये पांचों रीजंस थे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के, जहाँ पर अनहैपनिंग्स होती हैं, चीज़ें जो हमें वॉइड मानी जाती हैं, डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बाय ब्रीच। इसका मतलब होता है कोई भी पार्टी है, जैसे दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो कोई भी एक पार्टी अगर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल हो जाती है तो उसको हम ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, अगर कोई भी एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना में असफल हो जाती है या फिर नहीं कर पाती है ऑन द टाइम और बिटवीन द टाइम, उसको हम ब्रीच बोलते हैं।
बीच दो तरीके से अराइज हो सकता है। सबसे पहला एक्चुअल ब्रीच और दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस या कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो नहीं हो पाई है, ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है किसी भी पार्टी के द्वारा, वो भी एट द टाइम जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी से कहा कि भाई मैं तुम्हें 1 तारीख को सप्लाई दे दूंगा, 1 फेब में शुगर 1000 बैग ऑफ शुगर मैं तुम्हें 1 तारीख को दे दूंगा। बट 1 तारीख को क्या हुआ कि वो नहीं दे पाया, वो असफल हो गया कि भैया मैं नहीं दे पाऊंगा। 1 तारीख को उसने कहा भैया मैं नहीं दे पाऊंगा आपको 1000 बैग ऑफ शुगर। तो इस केस में हम इसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं कि हाँ वो अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, उस दिन नहीं कर पाया जिस दिन वो हमें चाहिए था एक्चुअल में। 1 तारीख को एक्चुअली में वो डिलीवरी ए को चाहिए थी, बी ने एट द पॉइंट ऑफ दैट टाइम उसी टाइम उसने कहा नहीं भैया मैं नहीं उसको परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इसको हम एक्चुअल ब्रीच कहते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको खत्म करना है तो आप ऑन द टाइम कहते हो नहीं भाई मैं इस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो उसको हम एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच इससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि ठीक है मैं तुम्हें इतने तारीख को 1 तारीख को मैं तुम्हें 1000 बैग ऑफ शुगर दे दूंगा, ठीक है। बट फिर 1 तारीख से पहले मानो 25 जैन को उसने कहा कि भाई मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मैं ये चीज़ इकट्ठी नहीं कर पाया, 1000 बैग तो मैं इकट्ठे नहीं कर पाया शुगर के। तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होने से पहले ही या उस डेट जिस डेट पे उसको परफॉर्मेंस करनी थी उससे पहले उसने मना कर दिया नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं कि बिफोर द टाइम जब वो परफॉर्मेंस होने वाली उस टाइम से पहले ही उसने बता दिया कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं इस ऑब्लिगेशन को नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। दोनों में यही डिफरेंस होता है। सबसे पहले एक्चुअल ब्रीच में ये होता है कि हाँ वो ऑन द टाइम बोलता है कि नहीं आई एम अनेबल टू डू, और एंटीसिपेटरी में होता है वो टाइम से पहले बोल देता है कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू दीज काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस कंप्लीट। तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये कई बार इसका डिफरेंस ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है, तो आप एक बार उसे देख लेना और इनके टर्म्स को अच्छे से देख लेना कि शॉर्ट नोट में किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन आप इसको एक बार खुद अटेम्प्ट करना, आफ्टर दैट यू नीड टू चेक द आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम आते हैं नेक्स्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि क्या क्या समाधान हो सकते हैं ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के। मतलब जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच पे आ रहा है। ब्रीच का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक पार्टी जो है वो नहीं अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगी, तो उसमें भी कुछ समाधान है, इसके अंदर कुछ रेसिशन है, रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहला आता है रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है हम किस तरीके से हम नहीं चाहते कि हाँ हम एग्रीमेंट को डिस्कार्ड करें या फिर हम एग्रीमेंट को ख़त्म करें, तो कुछ ऐसे प्रोटेक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो रेमिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जो चीज़ें नहीं काम हो पा रही हैं या फिर कोई भी सामने वाली पार्टी उस प्रॉपर चीज़ पे फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, तो उस चीज़ को असाइड रख के और कुछ कंक्लूज़न ढूंढना उन चीज़ों के बारे में। अगर वो प्रॉपर चीज़ वो नहीं कर पा रहे इट्स फाइन, हम उसकी जगह कोई और उसका एक्सेप्शन केस ढूंढते हैं। तो इट इज़ लाइक रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि अगर वो नहीं हो पा रहा इट्स फाइन, हम दूसरी कोई और चीज़ ढूंढते हैं जिससे हम सामने वाली पार्टी को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके वो जिस चीज़ पे एग्री हो पाते हैं। सेकेंड रेमेडी होती है दैट इज़ डैमेजेस। डैमेजेस हमें पता है कि क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिफ़ॉल्ट होना या फिर जैसे दो पार्टीज़ हैं तो अगर किसी एक पार्टी ने किसी चीज़ का डैमेज किया या फिर नुकसान किया है तो उस केस में भी हम उस नुकसान को साइड रखते हैं या फिर उस चीज़ों को हम इजीली पे ऑफ करवाने की कोशिश करते हैं कि यस आप उस चीज़ को पे ऑफ कर दो और इस चीज़ को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस तो हमें पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ का डिफ़ॉल्ट होना किसी भी कंपनी में। तो जो 4 डैमेजेस हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी डैमेज। बहुत सिंपल होता है, कोई भी छोटा मोटा डैमेज हो जाता है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे दो पार्टीज काम कर रही है, कोई छोटी मोटी हो गई भूल हो गई या फिर कुछ ऐसा डैमेज हो गया जो बहुत छोटा मोटा है, इसको हम इग्नोर मार देते हैं और ये जो है वो सिर्फ इसका लॉस जो है जिस पार्टी ने इसको करा है वही पे ऑफ करता है। इस केस में दोनों पार्टीज को वो लॉस जो है वो पे ऑफ करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है स्पेशल लॉस। ये वो लॉस होते हैं जिससे ओवरऑल दी जो कंपनी है या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसमें दोनों पार्टीज को पे ऑफ करना होता है। कुछ ऐसे डैमेजेस जैसे मैंने आपको बताया था कि सामान का खराब हो जाना, तो यहाँ पे क्या है, जिस पार्टी का सामान है उसको भी प्रॉब्लम है और जो जिस पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सफ़र
करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। ये डैमेजेस थोड़े से हैवी होते हैं अमाउंट में, मतलब पे ऑफ करने में थोड़े से हैवी हो जाते हैं। ये दो केसेस में होते हैं मोस्ट ऑफ द, कि एक तो मैरी के केस में, जैसे एक आप दो पर्सन है, दो पार्टीज हैं, उन्होंने मैरिज के लिए दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक पार्टी जो है वो एट द एंड कहते हैं नहीं भाई अब मैं मैरिज नहीं कर सकता, मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है पे ऑफ करने में। सेकंड केस होता है कि जहाँ पर कस्टमर के चेक का बाय चेक से उसकी जो डिसऑनेबिलिटी हो जाती है, तो वो वाला जो डैमेज है वो भी एक्सेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा हैवी होता है एट द एंड पे ऑफ करने में। लास्ट आता है नॉमिनल डैमेज। ये वो लॉस होते हैं, बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं, जैसे कि जिससे हमारी कंपनी पर या हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर ही नहीं पड़ता, दोनों पार्टीज़ पे नहीं पड़ता। इस केस में बहुत छोटा लॉस होता है, इसको जो कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इसको नेग्लिगेट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इतने लॉस तो होते रहते हैं। तो ये नॉमिनल लॉस होते हैं जो किसी पे भी कोई डैमेज नहीं डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। तो ये 4 डैमेजेस थे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी बन के काम करते हैं। हम आते हैं रेमेडीज ऑफ ब्रीच की एक और टॉपिक पर, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कोई भी एक प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है जो होने वाली होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस चाहती थी, जिस टाइप की वो परफॉर्मेंस चाहती थी वो एक्चुअली में परफॉर्म हुई है, तो वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बन जाती है कई बार। तो ये भी होता है कि जैसे दो पार्टीज हैं, हमने ये पढ़ा है कि ये रेमेडी है एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यानी कि दो पार्टीज हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक पार्टी जो है वो नहीं कर पाती है अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट, बट येस वो आते कंक्लूजन पे कि कोई एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्ले करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एक नॉर्मल चीज़ और एक स्पेसिफिकली वो उसी चीज़ पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन एक लास्ट टर्म आती है दैट इज इंजंक्शन। ये लास्ट पार्ट होता है हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडी का। ये बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दो पार्टीज जो हैं वो एग्री होती है किसी सेम चीज़ पर अचानक से किसी एक पार्टी ने अपना मूड बदल लिया या फिर अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वो चेंज कर लिया, इसको ही हम इंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि ए ने बी से कहा, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, ए ने बी से कहा ठीक है मैं तुम्हारे थिएटर में सिंगिंग करूंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ए ने अपना मूड बदल लिया और उसने कहा कि ई से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे थिएटर में मैं करूंगा सिंगिंग, तो वहां पर उसने क्या करा, बी को मना कर दिया, नहीं भाई मैं तुम्हारे थिएटर में अब नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ई के थिएटर में करूंगा, जबकि उसका ऑलरेडी ए का बी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट हो चुका था। तो यहाँ पर उसने अचानक से उसको रिफ्यूज कर दिया, तो उसका पूरा का पूरा थिएटर का परफॉर्मेंस सब कुछ जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो इस केस में हम यहाँ पे इसे इंजंक्शन बोलते हैं। ये रीज़न होता है कई बार कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उसे हम इंजंक्शन बोलते हैं। इन केसेस में ये कुछ टॉपिक्स थे जिस केसेस से हमारे पास रेमेडीज़ में प्रॉब्लम होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये पूरा यूनिट था आपका, और इसी के साथ आज हमारी बिजनेस लॉ खत्म होती है। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी थी फॉर द एग्जाम फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू एंड ऑफ 3 बुक्स, तो आज वो खत्म होती हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। देन ऊपर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसके आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन खुद करा करो, देन आप उसके आंसर्स जो है वो रीच आउट करा करो। और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम DU साइड, तो आप इस 5 क्वेश्चन को ज़रूर करना। पूरा चैप्टर अगर पढ़ के आते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो घुमा कर देते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, तो आप इनको करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू गाइज, सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द video and subscribe my channel for further videos, and thank you for watching the video everyone, and let's meet in this next segment of our lesson and of our channel. So we will meet soon after the series and after the exams. Thank you guys.